हाँ जी, मोहम्मद फ़िज़ान। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा भाई, तो आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है, ठीक है, PRC 3 की। और फॉर सम रीज़न मैं ओरिएंटेशन अटेंड नहीं कर पाई थी, तो आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। आज की क्लास जो है वो बहुत लाइट सी रहेगी। हम थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे, आप मेरे बारे में जानेंगे, मैं आपके बारे में जानूंगी, सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट जो है जो हम पढ़ेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, सिलेबस वगैरह के हवाले से। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माय नेम इज़ ज़ैनब ज़िया। और आप जैन बैच में आप लोगों की क्लास सेटल डाउन हो गए आप सारे, जो इश्यूज़ वगैरह थे आपके? तो मैं आपकी फैसिलिटेटर होंगी। और क्योंकि आप लोग जनवरी बैच के हैं, तो आप लोगों को पता है कि जनवरी बैच में जो है वो स्कीम चेंज हो रही है। और फैसिलिटेटर जो है ना, वो मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स में करूँगी, PRC 3 और PRC 3 के अंदर बेसिकली है तो एक ही सब्जेक्ट ये बन गया, लेकिन अब आपको पता है कि PRC 3 में भी जो है वो 2 सब्जेक्ट्स मर्ज हुए हैं। एक इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है आपका, और दूसरा सब्जेक्ट भाई आपका कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अच्छा, इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो तो मैं पूरा ही आप लोगों को पढ़ाऊँगी। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के जो है वो कुछ चैप्टर्स जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी अलॉन्ग विद अदर टीचर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब जिनको मेरे बारे में नहीं पता, थोड़ा सा मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के हवाले से आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हमेशा मैं ये कहती हूँ कि भाई ज़ाहिर है स्टूडेंट्स का हक़ है कि जिससे वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता हो कि भाई वो आइदर क्वालिफ़ाइड है भी या नहीं है जो वो आपको पढ़ाएगा। तो क्वालिफ़िकेशन के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरा मास्टर्स तो कंप्लीट है। 2018 में मैंने मास्टर्स किया था इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आई एम मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, 2018 में मैंने मास्टर्स किया था फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। और आपने देखा होगा मेरे नाम के साथ एक अदद डबल गोल्ड मेडलिस्ट लिखा हुआ। तो बेसिकली इसका सीन कुछ इस तरह का है कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों में मेरी फ़र्स्ट पोजीशन रही है, तो डबल गोल्ड मेडलिस्ट कहलाती हूँ मैं। ठीक है। प्लस ये कि अभी जो है वो मेरा MS इन इकोनॉमिक्स, यानी जिसको आप MPhil भी कह सकते हैं, वो ऑलमोस्ट इन फाइनल स्टेज है। ठीक है, इस साल के एंड तक होपफुली जो है वो मेरा MPhil कंप्लीट हो जाएगा। तो MPhil मैं IOBM से कर रही हूँ, ठीक है ना, जो पहले CBM जिसको कहा जाता था। ठीक है, तो ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। और एक्सपीरियंस के हवाले से अगर बात की जाए तो भाई 2019 से ही जो है ना वो मैंने CA फील्ड को ज्वाइन कर लिया था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मोर देन 5 इयर्स मुझे CA इंडस्ट्री में तो हो चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और इवन ये कि पहले जो है वो आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट उसका और अपर लेवल था, पहले वो कैफ़ के अंदर पढ़ाया जाता था जिस टाइम पे मैंने पढ़ाया स्टार्ट लिया था। अब तो बहुत इजी लेवल पे लेकर आ गए हैं इस तरह के, उसमें अब थ्योरी जो है वो आपकी सब्जेक्टिव लेवल पे नहीं अब टेस्ट यूज़ किया जा रहा, सिर्फ आपके MCQs आते हैं और उन्हीं MCQs के बेस पर आपकी होती है तैयारी। ठीक है, तो मोर देन 5 इयर्स हो गए हैं इन CA इंडस्ट्री। प्लस मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा चुकी हूँ। टॉट इकोनॉमिक्स इन कराची यूनिवर्सिटी, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इन दोनों यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुकी हूँ, KUN ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। तो ये छोटा सा जो है वो मेरा इंट्रोडक्शन है। अब थोड़ा आप लोगों से भी पूछ लिया जाए कि आप लोग का क्या बैकग्राउंड है, तो थोड़ा सा अच्छा इंटरेक्शन रहेगा हमारा। बॉयज़ से स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है आपका?
मुस्तफ़ा। सही सही सही, तो अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, आपकी जो बैकग्राउंड है वो साइंस है, यानी आप इंजीनियरिंग से ही आप आए। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। अच्छा, हन्नान राव, हन्नान हमारे पास ऑनलाइन भी हैं। 2 हन्नान हो गए हमारी क्लास के जी। ठीक है, चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप लोग अपना बैकग्राउंड ज़रूर बताएं मुझे कि मतलब साइंस से की है, कॉमर्स से की, कंप्यूटर साइंस से करी, यानी सारे साइंस वाले आ गए हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? खतीजा जी। माशाल्लाह। और मेडिकल से फिर आपने सोचा कि अचानक से यू टर्न लें? अच्छा। सही, चले अल्लाह कामयाब करे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सही। सही, लेकिन चलें, एक आपको ये हो जाएगा कि थोड़ा सा आपको नो हाउ तो है ना रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली। इनसे हमारा तो तारुफ है, लेकिन आप लोगों का भी तारुफ हो जाए तो आप अपना भी इंट्रोडक्शन दे दें। ठीक है जी। हाँ जी, आपने भी ओरिएंटेशन ली थी इससे पहले ना, तो हाँ जी, आपका नाम क्या है? गुल। अच्छा, आप उसको प्रोनाउंस कर दें। आपसे मेरी वैसे बात भी हुई थी, लेकिन अभी मेरे जहन से आपका नाम वो स्पेलिंग क्या है आपकी? GUN। अच्छा, गुल, ठीक है। और आपका क्या बैकग्राउंड है? साइंस बैकग्राउंड से हो आप भी? मेडिकल, ठीक है जी। आप रिदा मिस, आप जानती हैं, मैं इनको भी जानती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को, आपको बाकी भी जान लेना, तो इसलिए आप दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सही है, ठीक है। तो हमारे पास ऑनलाइन कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमर्स से हैं? कॉमर्स से वैसे बहुत ही मुझे कम स्टूडेंट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है वो आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स से जो है वो इंट्रोडक्शन होगा, अच्छी बात है। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। साइंस, ठीक है। हन्नान मेमन, आप कॉमर्स से हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो बेसिकली जो है ये सीन है कि हम इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट लेंगे, और मेनली जो है ना वो अभी मैं आप लोगों को जो भी चेंजेस वगैरह आएंगी वो आहिस्ता आ रही हैं। आई कैप अभी भी फुली उसने सब चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करी हैं। जो सिलेबस है वो डिस्क्लोज़ कर दिया है, आई कैप की वेबसाइट पे आ गया है। इकोनॉमिक्स का भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के नाम से 2 बुक्स आई हैं PRC 3 की, ITB के। और लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक बात है थोड़ी सी, मैं कह सकती हूँ, वो ये कि जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखें कि 2 सब्जेक्ट्स को मर्ज कर दिया गया है। और अभी अगर आई कैप कोई मॉडल पेपर शेयर करता है इस तरह का, तो वो उससे एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि उसके माइंड में क्या है कि वो कैसा पेपर डिज़ाइन करेगा। क्योंकि एक चीज़ थोड़ी सी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ना हो कहीं, अगर तो वो पेपर के अंदर पोर्शन काइंड ऑफ बना रहा है या मिक्स दे रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स के सेपरेट और बिजनेस सेपरेट रख रहा है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर वो ऐसा करे कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिला के कोई क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दे, तो ये थोड़ा सा जो है वो टफ़ हो जाएगा। कि ऑब्वियसली 2 सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट के से रिलेटेड कोई एक MCQ आ रहा है, तो वो ज़ाहिर है उसमें थोड़ी सी आपको थिंकिंग जो है ना वो अपनी वो करनी पड़ेगी। लेकिन इट्स ओके, फ़र्स्ट अटैम्प्ट होगी आप लोगों की। फ़र्स्ट अटैम्प्ट में होपफुली कि हल्का हाथ रखा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को अभी आइडिया नहीं है। तो जैसे जैसे चीज़ें हमें भी डिस्क्लोज़ होती जाएंगी, हम आपको जो है वो गाइड करते जाएंगे। अभी तो कुछ ऐसा सीन है कि जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बस ये हुआ है कि जो 13 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के थे, अभी नवंबर बैच के स्टूडेंट्स 13 चैप्टर्स के हम तैयारी कर रहे थे, वो अब 11 चैप्टर्स हो गए हैं जस्ट ना।
यानी सिर्फ 2 चैप्टर्स देखने में कम हुए हैं, उसमें से भी 1-2 चैप्टर्स तो मुझे लग रहा है कि वो मर्ज ही कर दिए हैं। तो कोई ऐसा ख़ास सिलेबस पे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया है। आईटीबी के भी अभी 10 चैप्टर्स हैं, अब वो 8 चैप्टर्स जो न्यू जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 8 चैप्टर्स आपको शो करना है। तो ये वाला सीन है, लेकिन हम अपना स्टार्ट लेते हैं, फिर जैसे जैसे चीज़ें हम आती जाएंगी वो फिर हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है जी। तो अच्छा, इकोनॉमिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो मेरे पास जो न्यू वॉल्यूम की बुक है वो शायद यहाँ पे तो नहीं हो डाउनलोड, मेरे पास मोबाइल में होगी। तो या तो ये करते हैं कि चलो अभी पुराना वॉल्यूम ही ओपन कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ मटेरियल में कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ अब वो 13 चैप्टर्स 11 चैप्टर्स में हो गए हैं। वो लास्ट चैप्टर उन्होंने हटा दिया है और 5th और 6th चैप्टर को जो है ना काइंड ऑफ मर्ज कर दिया है उन्होंने। तो आपको तकरीबन जो है ना वो मैं इस लैपटॉप में भी न्यू वाली बुक कर दूंगी, तो इंशाल्लाह कल फिर हम उसी के थ्रू जो है ना वो डिस्कशन अपनी रखेंगे। तो ये जो है ना ये आईकैप की बुक है और इसमें आईकैप ने बस ये किया है कि आप लोग ये सोच लें कि जो ये लास्ट वाला चैप्टर है ये हटा दिया गया है, और जो ये 5th और 6th चैप्टर है इसको इन्होंने एक ही नाम से नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के नाम से रखा है, लेकिन यूँ कह लें कि 5 और 6 मर्ज हुए हैं। ठीक है ना। तो आपके पास तकरीबन पूरा वही सिलेबस है, कोई ऐसा ख़ास आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है कि आपका सिलेबस उसने कम कर दिया और कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो हम तो अपना फर्स्ट चैप्टर से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे, ठीक है ना। और हमने फॉलो बुक ही करनी है। और आईकैप की कुछ तरीक़ेकार ऐसा है, क्योंकि पीआरसी के अंदर भी मुझे अब एक ज़ाहिर अच्छा खासा टाइम हो गया है, तो आपको समझ में आज एक पूरा जो आईकैप का एक तरीक़ेकार है, पेपर पैटर्न, वो अच्छी तरीके से पता है। तो आईकैप क्या करने लग गया है अब, एक तो ये कि भाई देखो जो इकनॉमिक्स का पेपर आता है, आपके पास इसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट्स हैं पीआरसी 1 पीआरसी 2 जो हैं, अब इसमें ये क्या है कि ये प्रैक्टिस बेस्ड हैं, काउंटिंग क्यूएम वगैरह। तो एक चीज़ का मैं शुरू से कहूँगी कि अब जो है सम टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई वो अकाउंटिंग और क्यूएम के अंदर इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस बेस्ड है, क्यूएम में भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग में भी अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो जाहिर है आपको स्टार्टिंग में एक बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप इस सब्जेक्ट को साइड लाइन कर दें, ठीक है ना, क्योंकि आपको दिख रहा हो कि यार चलो ये तो फिर भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये तो फिर भी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ये इजी नहीं है, ठीक है, और अब तो इसमें 2 सब्जेक्ट्स मर्ज हो गए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा आपका कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा आप कह लो कि ट्रिकी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जब आप इसको डिस्कस कर रहे होगे ना, जब हम आप कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, सबको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, सब क्लियर है, एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन जब जैसे ही आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो एमसीक्यूज़ के जिस तरीके से आपके पास एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं, ऑब्वियसली अब आप एक लेवल पर आ गए हो, तो वो बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड तो एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे होते, फ़लाँ बुक किसने लिखी, फ़लाँ का नाम क्या था, ये वाले एमसीक्यूज़ नहीं है, बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। तो ये है कि इस इकोनॉमिक्स को कभी साइड में नहीं करना है आपने, इकोनॉमिक्स को भी आपने बिल्कुल उतना ही टाइम देना है जितना आप बाकी सब्जेक्ट्स को देंगे, और ये आपको बहुत जल्दी आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि डिफ़िकल्टी लेवल में इकोनॉमिक्स का लेवल बहुत ऊपर है, जबकि और पासिंग रेशो भी अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का काफ़ी लो रहता है, ठीक है ना। ये रीज़न ही यही है कि स्टूडेंट समटाइम क्या करते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस ज़्यादा कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स को कहते हैं कि ठीक है तो आखिर में भी पढ़ेंगे तो हो जाएगी, वो हो नहीं पाती, ठीक है। और एक दफ़ा सब्जेक्ट आपका रुक जाता है तो फिर उसके बाद क्लियर करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने पहली दफ़ा में ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं, तो दोबारा से फिर 1 मंथ गैप के साथ जब आपका फिर आप दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना और वो करना, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो कोशिश करेंगे फ़र्स्ट टाइम में ही ऐसे पढ़ें कि आपके कोई कॉन्सेप्ट जो है वो आपका रहे नहीं। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, मेरा तरीक़ेकार कुछ ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि ये तो है आईकैप की बुक जिसको हमने प्योर फॉलो करना है। अच्छा, लेकिन जब बुक तो बुक होती है ना, जब आप उसको बुक को ओपन करते हैं तो आपको दिखता है यार ये तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, अगर ये एक एक लाइन अगर हम क्लास में डिस्कस करना स्टार्ट कर दी तो फिर तो ये चैप्टर हो जाना है पता नहीं कब ख़त्म, ठीक है।
तो इसके लिए मैंने एक आप लोगों की ही आसानी के लिए एक काम किया है कि मैंने चैप्टर वाइज जो हैं वो पीपीटी स्लाइड्स तैयार करी हुई हैं। तो जैसे जब आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपको स्लाइड फॉर्म में, आप कह लो कि काइंड ऑफ समरी जो है ना वो आपको इन स्लाइड्स की फॉर्म में मिल जाएगी कि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, बुक आपको लाजमी फॉलो करनी है, बुक आपको लाजमी रीड करनी है, लेकिन जब अब आपके पास कम टाइम है, आपको रिवाइज करना है मेन कॉन्सेप्ट क्विकली, तो आपके लिए ये स्लाइड्स बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इन स्लाइड्स में क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक ही जगह पे जो है वो मैंने कर दिए हैं ताकि आप इजीली जो है वो उसको रिवाइज कर सकें। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा चैप्टर स्लाइड्स की फॉर्म में ऐसे। तो हम इसको क्लास में इस तरह से डिस्कस कर लिया करेंगे। आप घर जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उसको आप बुक से सही से रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट डे आप आएंगे, अगर कोई ऐसी बात है जो बुक पे लिखी हुई है आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर आप उससे डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज़ हमने क्या करनी है कि हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैंने प्रिपेयर करे हुए हैं प्रॉपर, और ये एमसीक्यूज़ इस तरह के हैं कि मैं कहती हूँ और मैं रिकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को कि सम टाइम स्टूडेंट्स होते हैं ना कि भाई उनकी परेशानी ये होती है कि भाई यहाँ से भी देख रहे हैं, अच्छा फ़लाँ जगह के भी एमसीक्यूज़ देख लें, नेट से भी कुछ एमसीक्यूज़ निकाल लें, ठीक है ना। होता है ना, इंटरव्यू भी हम कर रहे होते हैं कि भाई उस जगह के नोट्स अच्छे हैं, इस जगह के नोट्स अच्छे हैं, 3-4 नोट्स को मिला के पढ़ना है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि जो एमसीक्यूज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँ, आपको बाकी कहीं एमसीक्यूज़ जाने की, इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपको एक प्योर मैंने आपके लिए एफर्ट करके रख दी है, वो एफर्ट जो आप करते हैं वो एफर्ट मैंने करके रख ली एक जगह पे। तो चैप्टर 1 के आपके पास तकरीबन अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। अब आप जाएंगे भी नहीं कहीं और, आप बोलेंगे यही मिस प्रैक्टिस कर लें काफ़ी है, ठीक है। तो ये अभी तक 114 एमसीक्यूज़ हैं। इसमें आई नो कि आई कैप किस तरह के एमसीक्यूज़ देता है, तो वो प्रॉपर उस तरह के एमसीक्यूज़ डिज़ाइन किए गए हैं। जिस हर कॉन्सेप्ट से जिस जिस पहलू से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैंने एक जगह पे कर दिए हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसकी पूरी चैप्टर 1 आपने पढ़ा और ये 114 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, अब पेपर में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जिस तरह के भी एमसीक्यू आ जाए आप इंशाल्लाह आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आखिर में आंसर की गिवन है, पहले आप सॉल्व करेंगे, देन आप अपने आंसर्स को मैच करेंगे कि आया सही हुए या नहीं हुए। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई आज आपने घर जाके 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यू सॉल्व करना है। आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इतने एमसीक्यूज़ हैं। आप घर जाएंगे, सॉल्व करेंगे। इन केस आपको कोई नहीं समझ में आता है एमसीक्यू, आपने देखा आपने किसी और पे टिक लगाया, पीछे आंसर की में दूसरा ऑप्शन है, आप नेक्स्ट डे आएंगे, आप मुझसे बोलेंगे मिस ये एमसीक्यू समझा दे, वो एमसीक्यू मैं समझा दूँगी आपको, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से हमारी प्रिपरेशन होगी। फिर क्या होगा कि अब पता भी चले, प्रैक्टिस तो कर ली हमने, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है, हमें समझ में आ गया नहीं, तो उसके लिए ऑब्वियसली क्विज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं क्विज़ेस पे मेरा हमेशा से बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई आप डायरेक्टली पेपर में बैठ के गलती करें उससे पहले अच्छा है कि आप यहीं गलती कर लें। जो गलती यहाँ हो जाएगी वो दोबारा से रिपीट नहीं होगी। तो हर चैप्टर के एंड में मैं लाजमी क्विज़ कंडक्ट करती हूँ, ठीक है ना। तो फिर हम क्विज़ के बाद आपको अच्छे से पता चल जाता है कि भाई आप कहाँ स्टैंड करते हो, चैप्टर आपको फुली समझ में आ गया है नहीं आया, ठीक है। और उसमें भी मैंने एक अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि जो क्विज़ होता है वो ऑब्वियसली फिजिकल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका भी हो रहा है, जो ऑनलाइन आ रहे हैं उनका भी उसी टाइम पे हो रहा होता है। किस तरीके से कि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को गूगल फॉर्म पे लिंक दे देती हूँ, वो भी उसी टाइम में उन्हें अटैम्प्ट करना होता है, आपको भी इसी टाइम पर अटैम्प्ट करना होता है। अच्छा, इन केस कि आप में से किसी ने क्विज़ दिया और उसका बमुश्किल वो पास हो पाया, ठीक है ना, उसका अच्छा क्विज़ नहीं हुआ, अब उसमें मैं क्या कहती हूँ कि अब आपके पास वो जो ऑनलाइन क्विज़ का जो लिंक है ना वो ओपन है आपके पास, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, री अटैम्प्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 जो है उसका क्विज़ हुआ, आपके मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहे, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको री अटैम्प्ट करें। तो वो लिंक आपके पास एंड तक अवेलेबल है, ठीक है। आपने दोबारा से चैप्टर को रिवाइज़ किया अच्छे से, फिर आपने उसको दोबारा री अटैम्प्ट करा और फिर आपने देखा कि अब मेरी मिस्टेक्स कितनी हुई हैं, मैंने कितनी चीज़ों को कवर कर लिया है। तो आप बार बार अटैम्प्ट करोगे तो ऑब्वियसली एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि आप फुल मार्क्स या बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लोगे, तो आपकी वो प्रैक्टिस उस तरह से भी हो रही होगी, ठीक है ना। तो
कोशिश मैंने यही करी है कि जितने भी तरीके कार हैं, बस आपने क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, आपको सारा मटेरियल, सारी जो एफर्ट्स हैं वो सारी मैंने करी हुई हैं। आपने क्या करना है कि ऑब्वियसली मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स को, मैं घर आकर डंडा लेकर तो नहीं खड़ी हो सकती आप लोगों के सरों पे, तो वो चीज़ तो आपने खुद करनी है। ठीक है ना, तो डेली बेसिस पर स्टार्टिंग से आपने अपनी हैबिट बनानी है कि आपने हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। देखिए क्लासेस तो होंगी, ये नहीं है कि भाई आप क्लास के बाद घर चले गए, अब हिम्मत नहीं है, ये नहीं है, ये तो अब आपने अपना स्टैमिना डेवलप करना है कि आपने किस तरीके से डेली बेसिस पर क्लासेस के बाद ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स अपनी स्टडीज़ को देने हैं कि भाई मैंने डेली बेसिस पर काम प्रैक्टिस करनी है। और एक बात मैं आप लोगों को शुरू से बता दूं, अब जो इस चीज़ को फॉलो करता है वो कामयाब रहता है, जो नहीं करता वो हमेशा जो है ना वो उसको प्रॉब्लम रहेगी। इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट। अब आपने आज की क्लास ली, आपने समझा, नेक्स्ट क्लास अगर आपने नहीं ली उसके बाद आप आओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। ठीक है ना, आप पिक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे क्यूएम में भी होता है ना, एक चैप्टर आपने नहीं लिया, इन केस दूसरा चैप्टर आप लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दूसरा चैप्टर बिल्कुल सेपरेट है, उसमें फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बहुत कम ही ऐसा होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा है कि फर्स्ट चैप्टर नहीं लिया, सेकंड चैप्टर ले रहे होगे तो प्रॉब्लम हो रही होगी, सेकंड चैप्टर नहीं लिया, थर्ड चैप्टर ले रहे होगे तो प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड। उसके लिए एक आपने अपनी मस्ट कुछ चीज़ों को अपने जहन में रखना है। नंबर 1, आपने अपना प्रॉपर रजिस्टर तैयार करना है। ठीक है ना, अब आपको चाहे लगे कि मिस अब तो हम बड़े उसमें आ गए हैं, आप क्या वही बच्चों वाली बातें, लेकिन मैं प्रॉपर अब तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया कि जो हमारा बैच 2 अभी चल रहा है, मैं कहती हूँ रजिस्टर चेक करवाओ अपने। मैं कोई टिक विक नहीं मारी होती, मैं सिर्फ देख रही होती हूँ कि जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि हम जब कोई कॉन्सेप्ट करते हैं तो मेरी हमेशा से कोशिश होती है हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम्पल वगैरह, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कोई ना कोई देती रहूँ, कोई आपके रिलेटेबल, ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। जिस वक्त आप वो एग्जाम्पल सुन रहे होते हैं आपको होता है यार सब समझ में आ गया, ये तो याद रहेगा, ये तो बच्चों वाली बात है, ये क्या लिखने वाली बात है। लेकिन बिलीव मी, आफ्टर 1 or 2 वीक अगर आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा लेकर बैठोगे आपको नहीं याद रहेगा कि वो क्या पढ़ा था आपने। ठीक है ना, तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि क्लास में टाइम मिल रहा है, क्लास में घर जाकर जब फेयर कर रहे हो अगर, तो जो भी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ना उसको अपनी ओन वर्ड्स में, जो लैंग्वेज मैं कहती हूँ आपको, आप जिसमें आप वो हो उर्दू, इंग्लिश, सिंधी, पंजाबी, जिस उसमें आप लिखना चाहो आप उसको एग्जाम्पल ज़रूर लिखो। उससे क्या होगा कि आप 1 साल बाद भी कॉन्सेप्ट दोबारा देखोगे ना, जैसे ही आप वो एग्जाम्पल पढ़ोगे आपको पूरी बात याद आ जाएगी कि अच्छा हाँ ये हमने रिलेट किया ना। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी चीज़ से रिलेट करते हो ना, किसी एग्जाम्पल से, तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रह जाता है आपको। ठीक है ना, तो अपना रजिस्टर आपने प्रॉपर नोट डाउन करना है, सारे कॉन्सेप्ट जो भी आपको क्लास में करवाए जाएँ। और सेकंड ये कि जब आप कल की क्लास में आओ तो उससे पहले ऑलमोस्ट आपने 10 to 15 मिनट्स देने हैं रिवीजन को, कि आपने लाजमी देखना है कि जो हमने कल की क्लास ली थी उसमें मिस ने क्या करवाया था उसको प्रॉपर रिवाइज करके क्लास में बैठना है, ताकि अगर रिवीजन करते हुए कोई भी बात जहन में समझ में ना आ रही हो तो आप क्लास के स्टार्ट होने से पहले ही पूछ लें कि मिस जो कल आपने पढ़ाया था उसमें ये बात समझ में नहीं है, इसको दोबारा से रिपीट कर दें, तो हम रिपीट करके फिर हम आगे बढ़ें। तो रिवीजन आपने लाजमी करना है। आपको शुरू में शायद इतना फील ना हो, लेकिन जैसे ही आप सेकंड चैप्टर पे आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, सेकंड चैप्टर पे आएंगे आपको फील होने लग जाएगा अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कैच नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, मुझे पता लग रहा है। ठीक है ना, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सोच के रखना कि हमेशा जब भी हम क्लास लेने आएंगे तो उससे पहले प्रीवियस क्लास का हम रिवाइज करके आएंगे। ठीक है ना, जब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा होता है, मुझे वो सबसे अच्छा स्टूडेंट लगता है जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका तो वो पढ़ रहा है। फर्स्ट टाइम जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन ना आ रहे हो। जो आगे से स्टूडेंट्स बोलते हैं सब समझ में आ रहा है, मैं बोलती हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, आप पढ़ नहीं रहे हैं या तो। ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं, जैसा भी क्वेश्चन हो, आपको लगे तो फजूल क्वेश्चन है, कोई आपका यहाँ पे सब आपके ही लेवल के बैठे हुए हैं, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर आप इन केस
बहुत ज़्यादा वो है कि भाई क्लास में नहीं पूछा जाता, तो इट्स ओके, आप क्लास के बाद पूछ लें। मैं निकल रही होती हूँ, बोलती हुई निकलती हूँ, आप बाहर खड़े हो जहाँ बोले मिस आपसे पूछना है, आप मुझे मैसेज करके पूछ लें, आप ग्रुप में पूछ लें, जिस भी तरह से आपके लिए फीजेबल है आप वो तरीका अपना लें, लेकिन आपने अपने जहन में कोई भी कन्फ्यूजन रख के नहीं बैठनी। वो जो इतनी सी कन्फ्यूजन होगी वो बढ़ते बढ़ते पहाड़ बन जानी है आगे जाकर आपके लिए। ठीक है जी, चलें स्टार्ट लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अब स्टार्टिंग तो वैसे ही बहुत हल्का फुल्के से कॉन्सेप्ट डेफिनेशन बेस है। तो भाई जो चैप्टर 1 है वो आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन है कि भाई इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है क्या। और मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पे भी आने से पहले अपना भी कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप लोगों को बताऊँगी कि इकोनॉमिक्स का जो ये सब्जेक्ट है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों बना, क्या ऑब्जेक्टिव था इस सब्जेक्ट का। हर सब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्टिव होता है ना कि भाई सोसाइटी में क्या वैल्यू एडिशन क्या लेकर आ रहा है भाई ये सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के वाले से बात करते हैं। और अब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट तो ये मदर ऑफ सोशल साइंस है एक तरह से। अब आप देखें कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट एज अ जनरल सब्जेक्ट हर किसी को पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो, चाहे वो मेडिकल का हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको को अगर पता हो तो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी मेनली मेडिकल बेस्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसमें भी एज अ जनरल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो मेडिकल के बच्चों को इकोनॉमिक्स से क्या ताल्लुक़ है, तो ये हम अभी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स आपको एक ऐसा शऊर देती है ना, एक ऐसी के जो कि हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ वो कॉमर्स के बच्चों के का ही हक है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, वो हर किसी का हक है कोई इकोनॉमिक्स पढ़े। तो इकोनॉमिक्स के हवाले से थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी टर्म पे बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ना भाई आपका, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड था आपका ओइकोनॉमोस। कुछ जगहों पर आपको इकोनॉमिया भी लिखा हुआ दिखेगा। और इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था ओइको और नोमोस सेपरेट दो मीनिंग बना के वर्ड्स के हैं ये, कि होम ओइकोनॉमोस का मतलब है भाई आपका होम मैनेजमेंट, यानी इकोनॉमिक्स का जो मतलब है वो क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, होम मैनेजमेंट। अच्छा, अब हम सोचते हैं, बल्कि आप लोग सोचें कि इकोनॉमिक्स और होम मैनेजमेंट क्या कनेक्शन हो सकता है आपस में। होम मैनेजमेंट जब आप टर्म सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचिएगा, कोई टेक्निकल। होम मैनेजमेंट घर के अखराजात, घर की जो मैनेजमेंट हो रही होती है कि भाई कैसे इनकम और एक्सपेंडिचर्स को कैसे मैनेज करना है। ऑब्वियसली हर घर में ये आपके ज़्यादातर पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं जो घर के बड़े होते हैं कि भाई एक सोर्स ऑफ इनकम है, आपको पता है कि भाई मंथली इतनी इनकम जो है वो घर की है, और फिर आप उस इनकम को सोचते हो कि यार ये कहाँ कहाँ लगानी है, ग्रॉसरी कितने की आएगी, ठीक है, जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसमें कितना आप दोगे, ठीक है ना, और दूसरी ज़रूरियात जो हैं आपकी इंटरटेनमेंट रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन के आपके अखराजात हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उन सबको आप मैनेज कर रहे होते हो कि भाई सब इनकम को इसके इतने इतने एक्सपेंसेस हैं यहाँ यहाँ लगाना है। अच्छा, क्या सारी आपकी जो भी ख्वाहिशात है सब पूरी हो जाती हैं उस इनकम में? नहीं, ऑब्वियसली हर मंथ ये होता है भाई, आपके अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि यार आपने कुछ बोला हुआ होता है मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी है। अक्सर आपके पेरेंट्स बोलते हैं यार इस महीने नहीं नेक्स्ट मंथ आपको दिला देंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा भी वेट कर लो, अभी इस महीने थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है कि इनकम लिमिटेड है, ठीक है, और आपके जो वॉन्ट्स हैं दे आर अनलिमिटेड, वांट्स की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। आपकी ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती हैं, हमेशा एक ख्वाहिश पूरी होती है दूसरी ख्वाहिश आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे उन चीज़ों को सबको मैनेज करना है।
तो बेसिकली अगर हम इसी होम मैनेजमेंट को थोड़ा ब्रॉड लेवल पे देखें, इकोनॉमिक्स, आपको इकोनॉमी की टर्म याद आती है ना इकोनॉमिक्स से, तो अगर हम इकोनॉमी लेवल पर देखें तो होम मैनेजमेंट जिस तरीके से घर मैनेज हो रहा होता है, हमारे पेरेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं हमारे घर को, इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाती है, स्टेट मैनेजमेंट भी आ जाती है। अगर घर को थोड़ा सा हम ब्रॉड लेवल पर देखें तो स्टेट आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है। जिस तरीके से हमारे घर को हमारे पेरेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं, हमारी इकोनॉमी को, स्टेट को कौन मैनेज कर रहा होता है, गवर्नमेंट मैनेज करती है। जिस तरीके से घर में बजट बनता है मंथली, जिसमें देखा जाता है ये इनकम है, इसको यहाँ यहाँ एलोकेट करना है, इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी का भी क्या बन रहा होता है, बजट बनता है। आप सबको पता है हर साल बजट बन रहा होता है, उसमें भी यही होता है कि भाई यहाँ से टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू, यहाँ इतना रेवेन्यू है अब, और ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ पे इतना लगाना है, एजुकेशन पे इतना लगाना है, डिफेंस सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो उस पर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस सेक्टर पे कितना लगाएं। ऑब्वियसली हर सेक्टर पे जितना मर्जी चाहे आप नहीं लगा सकते, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पेरेंट्स आपकी हर ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते, ठीक है, किसी न किसी ख्वाहिश को सेक्रीफाइस करना ही पड़ रहा होता है, क्योंकि क्या है, आपकी इनकम लिमिटेड है। बिल्कुल इसी तरीके से गवर्नमेंट के पास जो फंड्स हैं वो भी लिमिटेड हैं, तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है। आपने सुना होगा कि कभी अगर डिफेंस पे ज़्यादा लगा दिया जाता है तो एक स्टार्ट हो जाती है डिबेट कि भाई इस साल का जो बजट है उस पर डिफेंस बहुत ज़्यादा लगा दिया। लोगों को क्यों मसला होता है, क्योंकि वो कहते हैं अगर डिफेंस पे इतना ज़्यादा लगा दोगे तो बाकी सेक्टर्स पे कितना लगाओगे। हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर बमुश्किल पूरी जीडीपी का, जीडीपी से शायद अभी आपको जीडीपी की टर्म समझ में ना आया, आप यूँ समझ लो कि इकोनॉमी की जो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है या टोटल वैल्यू ऑफ इनकम है उसका कितना परसेंट एजुकेशन पे लगता है, कोई आइडिया है आपको? एनी आइडिया? आपने कहीं पढ़ा हो कि भाई जीडीपी का इतना परसेंट एजुकेशन सेक्टर पे लग रहा होता है? ऑलमोस्ट इतनी डिकेड से अभी तक 2% से ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर पे नहीं लग रहा। जस्ट इमेजिन कि जीडीपी यानी जो आपकी इकोनॉमी की टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको आप टोटल वैल्यू ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं, उसका जस्ट कितना लग रहा होता है, 2%। 2% जस्ट एजुकेशन सेक्टर पे लग रहा है। तो ये बात है कि अगर आप एक सेक्टर पे ज़्यादा लगा दोगे, दूसरे सेक्टर पे कम लगा पाओगे, तो आपका दूसरा सेक्टर सफ़र करेगा। बेसिकली आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो जो हमारे घर में पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी मैनेज कर रही है। क्या? रिसोर्सेज जो है ना वो क्या हैं, लिमिटेड है। सो दिस इज़ द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट बना। अभी मैं बताऊंगी इस वजह से सब्जेक्ट क्यों बना, लेकिन आपने नोट करा कि जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको हम एक टर्म में यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो गया, क्या हो गया, जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो एक टर्म है और वो क्या है, स्कार्सिटी। बेसिकली स्कार्सिटी का क्या मतलब है, लिमिटेड, इन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जाहिर है कोई लिमिट है ना, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, ठीक है ना, किसी चीज़ का लिमिटेड होना, फाइनाइट होना। तो जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है, स्कार्सिटी, ठीक है। हमें आए दिन न्यूज़ सुनने को मिलती है भाई फला ज़खायर रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, पानी, साफ़ पानी जो है ना वो नहीं मिल रहा है। अब हमारे सामने अभी कराची के लोगों से बेहतर कौन जानता है, हमें तो ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना गैस मिल रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्कार्सिटी एक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हर कोई इस प्रॉब्लम से फेस करता है किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक सब्जेक्ट इस प्रॉब्लम को कैसे हल कर रहा है, क्या कर रहा है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का इससे क्या ताल्लुक है। बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है ना वो कहती है जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है, जब आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड है तो आप क्या करोगे, जैसा मर्जी चाहे उसको यूज़ करोगे या सोच समझ के वाइसली यूज़ करोगे कि यार अब ये चीज़ लिमिटेड है, इसको वेस्ट नहीं होने देना, इसको बहुत प्रॉपर वे में इसका बेस्ट यूज़ करना है ना, क्योंकि भाई है ही कम, तो अब इसको ज़ाया नहीं होने देना, इसका बेस्ट यूज़ करना है। इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हाउ टू एलोकेट योर रिसोर्सेज इन अ बेस्ट मैनर। क्या सिखाती है इकोनॉमिक्स आपको, हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज
एफिशिएंटली कह लो या इन अ बेस्ट मैनर कह लो। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाती है कि अपने जो रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं उनको कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है, बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज में टाइम भी तो एक रिसोर्स आ जाता है, ये भी तो एक हमारा एक लिमिटेड टाइम है ना हमारे पास, हमें उस टाइम में करने के हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमें इस टाइम को कहाँ लगाना है। फॉर एग्जांपल इसका आसान सी एक बात है कि भाई आप इस टाइम क्लास ले रहे हो, क्या इस टाइम क्लास लेने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे? नहीं, आपने बोला मेरे इस टाइम के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस थे। मैं इस टाइम घर में सो भी सकता था, ठीक है, हम इस टाइम जो है वो टीवी देख सकते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, जॉब कर सकते थे, कोई अर्न भी कर लेते उसके उसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत सारे अदर यूसेस थे इस टाइम के, लेकिन हमने डिसाइड करा कि हमने इस टाइम को कहाँ लगाना है, क्लास लेने में। क्योंकि हमारे माइंड हर डिसीजन की क्या कर रहा होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा होता है कि भाई इस डिसीजन की कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या है। तो इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके यूसेस तो बहुत सारे हैं। लैंड है ना, रिसोर्स है, इस लैंड के बहुत सारे यूजेस हैं। आप एक ज़मीन पे स्कूल भी बना सकते हो, हॉस्पिटल भी बना सकते हो, उसको स्टेडियम भी बना सकते हो, उसको जो है एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, उस पर कोई रोड हाईवे टाइप का भी कुछ बना सकते हो। आपके बहुत सारे यूसेस हैं ना, यू हैव टू डिसाइड ना कि आपको उस लैंड को किस यूज़ में जो है ना वो एलोकेट करना है कि उससे आपको क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन मेकिंग सिखाती है। इकोनॉमिक्स पता है आपको क्या सिखाती है? आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हो जहां आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास एक कंस्ट्रेन है कि बस ये रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज में रहते हुए आप अपने गोल्स कैसे अचीव करेंगे, इन रिसोर्सेज में रहते हुए आप मैक्सिमम अपनी कैसे उस पर सेटिस्फेक्शन पे जाएंगे, मैक्सिमम जो भी आपका गोल है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे, इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है। तो बेसिकली जब आप सीए कर लेते हो और आप एक बहुत ऊपर लेवल, आपने सीएफओज वगैरह का नाम सुना है ना, भाई सीएफओ फला बैंक का सीएफओ, फला जगह सीएफओ। सीएफओ एक बंदा जो है, मैं अब आ रही हूँ इस बात पे कि सीए के अंदर इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना, ये भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछता है ना। तो भाई देखो, सीए के अंदर जो सबसे मेन कोर्स जो है वो आपको क्या लगता है, कौन सा है सबसे ज़्यादा? जो अकाउंटिंग, ऑब्वियसली अकाउंटिंग आपकी अभी भी पढ़ोगे, उसके अंदर भी आप FAR1 वगैरह FAR2 के रिलेटेड पढ़ोगे। लेकिन एक बंदा है जिसको सिर्फ अकाउंटिंग आती है, सिर्फ हिसाब किताब करना आता है, ठीक है ना, वो कभी भी सीएफओ लेवल पर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सीएफओ लेवल पर आपको पता है कि भाई आपकी क्या चीज़ मैटर करती है, डिसीजन मेकिंग। भाई आपकी कंपनी, आपको बोला जाता है भाई ये कंपनी के ये कंस्ट्रेन है, ऑब्वियसली हर जगह के, हर कंपनी के हर जगह कंस्ट्रेन है ना कि भाई इसी में रहते हुए आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना, भाई ये रिसोर्सेज हैं, ये चीज़ है, इसी में रहते हुए आपने अपने गोल्स अचीव करने हैं। तो सीएफओ डिसाइड करता है कि यार विद इन द गिवन रिसोर्सेज और जो भी इकोनॉमिक का इन्वायरमेंट चल रहा है, क्योंकि उसको पता है ना, वो इकोनॉमिक्स जानता होगा तो ही उसको पता है कि भाई अभी इस टाइम पे इकोनॉमिक का इन्वायरमेंट क्या है, क्लाइमेट क्या है, अभी एक्सपेंशन का टाइम है या कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है, ठीक है ना, ये भी एक टाइम पीरियड है। अगर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट पता है, अगर आपको पता है सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया तो उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे क्या पड़ेगा, इस लेवल पर आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल ही है कि आपको इतना ज़्यादा आइडिया हो कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं आपको सब पता चल जाता है कि इकोनॉमी में जो भी पॉलिसी लगती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक बिजनेस पे, एक कॉमन लेमैन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, डिमांड साइड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब आप डिसीजन मेकिंग लेते हो आपको सब पता है, ये कंस्ट्रेन है, इस वक्त फला पॉलिसी लगी हुई है, इसका ये इम्पैक्ट आ सकता है बिजनेस पर, मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, मेरे ये गोल्स हैं। आप उन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेते हो कि भाई ये जो मेरा डिसीजन है ना, ये सबसे बेहतर डिसीजन है, इसके अलावा ये मतलब मुझे गोल्स के सबसे ज़्यादा क्लोज कर देगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स आपको क्या बना रही है, डिसीजन मेकर बना रही है, ये आपको डिसीजन मेकिंग पावर दे रही है। डिसीजन मेकिंग पावर, आप बोलो मैं भी तो डिसीजन ले सकता हूँ,
लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर देने का मतलब ये है कि जब आपको चीज़ों का इल्म होता है तभी तो आप बेहतर डिसीजन मेकिंग ले सकते हो ना। अब आपको जब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, अपनी इकोनॉमी के बारे में नहीं पता कि इकोनॉमी में जो भी कोई पॉलिसीज़ लगती हैं या किसी भी चीज़ का क्या इम्पैक्ट आता है, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, ठीक है ना। एज अ प्रोड्यूसर या अगर आप किसी बिजनेस में होते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कंज्यूमर क्या सोचता है, उसका क्या बिहेवियर है। जब आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो ही तो आप बेस्ट डिसीजन मेकिंग कर सकोगे ना। तो इकोनॉमिक्स आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज देती है, आपको कंज्यूमर बिहेवियर बताती है, आपको फर्म्स का बिहेवियर बताती है, आपको डिसीजन मेकिंग इस तरह से वो सिखा रही होती है। इकोनॉमिक क्लाइमेट कैसे देखना होता है, कब ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच चल रही है, कब लोग देख रहे हैं कि हाँ अब चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं। बिजनेस साइकिल, इकोनॉमी अभी किस साइकिल में है, एक्सपेंशन पे है, पीक पर है, रिसेशन के अंदर चल रही है, अब इकोनॉमी का डाउन टर्न चल रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता जब चल जाती हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस वक्त मेरा कौन सा डिसीजन सबसे बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स आपको क्या बनाती है, बेस्ट डिसीजन मेकर, कि बेहतरीन फैसला आपको करने के काबिल बनाती है कि अब जो आपको सब कुछ पता है तो मुझे पता है कि अपने रिसोर्सेज को कैसे कहाँ लगाना है कि मुझे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, फ़ायदा मिल सके, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से एक शॉर्ट से इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है। अच्छा, अभी हमारे पास थोड़ा बहुत जो टाइम है, क्योंकि हमने वैसे भी फर्स्ट क्लास में कोई इतना कोई पढ़ना नहीं था, हमने थोड़ा सा इंटरेक्शन ही करनी थी और सब्जेक्ट को थोड़ा सा जानना था, ठीक है ना। तो अच्छा, जो आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है आपका डेफिनीशन से, ठीक है ना। अच्छा, इकोनॉमिक्स के अंदर जो है जो स्टार्ट हुआ आप कह लो, ये जो आपको शख्सियत दिख रही है इनका नाम है एडम स्मिथ। और ये जो एडम स्मिथ हैं ये फादर और फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इनको। और ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, इसकी जो आप कह लें प्रेजेंस थी ये हमेशा से ही थी, ये सब्जेक्ट हमेशा ही एग्जिस्ट करता था, लेकिन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, जो कहते हैं ना सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे, इसको एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करवाया। पहले इकोनॉमिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके पढ़ा जाता था, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब के साथ एक मिक्सचर के तौर पे पढ़ा जाता था इकोनॉमिक्स को। एडम स्मिथ ने जब अपनी बुक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776, बुक का नाम तो आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा सा नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक का इस मतलब इस नाम का भी मैं बताती हूँ कि इसके पीछे क्या वो थी। पॉपुलरली इसको वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है इनकी इस बुक को। तो इसके बुक के बाद से इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट आइडेंटिटी मिली, यानी एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे ये इंट्रोड्यूस किया गया, और जब से इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। एडम स्मिथ के बारे में एक और बात लिखी हुई है यहाँ पे कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। तो स्टूडेंट्स सम टाइम इसको जो है वो ये मिसलीड कर देता है, ये टर्म स्टूडेंट्स को, वो समझते हैं भाई कोई स्कूल होगा उनके टाइम का जहाँ से एडम स्मिथ पढ़ के निकले होंगे और उस स्कूल का नाम क्लासिकल स्कूल होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपने स्कूल ऑफ थॉट्स का नाम सुना होगा ना, हर उसमें आप रिलीजियस लेवल पर देखो, आप किसी भी सब्जेक्ट्स में देखो तो बहुत सारी थ्योरीज होती हैं ना, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। भाई हर इंसान का नज़रिया दूसरे इंसान से मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर किसी का अपना ओपिनियन, हर किसी का सोचने का तरीका क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही है कि इकोनॉमी को देखने का तरीका हर किसी का डिफरेंट है, ठीक है ना। इकोनॉमी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन है, पोवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अरे अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, हर किसी का डिफरेंट नज़रिया है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं बोलती हूँ कि भाई जैसे एक जगह पे पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ना, एक जगह पहुंचने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं कि आप वहाँ से जाएं तो भी पहुंच जाएंगे, यहाँ से आएँ तो भी पहुंच जाएंगे, लेकिन कौन सा रास्ता बेहतर होगा ये डिपेंड करता है उस वक्त पे, ठीक है ना। हो सकता है भाई एक रास्ता जो गूगल मैप बता रहा होता है बेस्ट रूट, ट्रैफिक को देखते हुए जो बेस्ट रूट है ये वाला रूट है, बिल्कुल वैसे ही इकोनॉमिक क्लाइमेट को देखते हुए, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए हो सकता है रास्ते बहुत सारे लोगों ने बताए हुए, तरीके सोल्यूशंस बहुत सारे लोगों ने बताए हुए, लेकिन कोई एक सोल्यूशन उस टाइम पे सबसे बेहतर हो। तो ऐसा नहीं होता कि जो पॉलिसी मेकर है वो बोलते हैं कि बस हाँ ठीक है, बस ये वाला सोल्यूशन, 10 सोल्यूशन लिखे हुए हैं भाई महंगाई को कम करने के, ठीक है इस वक्त ये लगा लेते हैं चलें,
वो देखते हैं इकोनॉमिक क्लाइमेट क्या, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या। हर सोल्यूशन हर टाइम पे कामयाब भी नहीं देता आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही जो इकोनॉमिक्स है उसमें बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब ये जो एडम स्मिथ है इनके अपने व्यूज़ थे इकोनॉमी को देखने के, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है, इनके अपने एक व्यूज़ थे, ठीक है ना। जिन्होंने इनको फॉलो करा वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर ही वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाए। और फिर उसके बाद आपकी मॉडर्न इकोनॉमिक्स आई जिसमें थोड़ा सा चेंजेस आए, और आपका यूँ कह लें कि 1776 के बाद से 1936 के अंदर एक इकोनॉमिस्ट आए थे जिनका नाम था केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। वो होते हैं ना जो बिल्कुल दो अलग नज़रियात के लोग, ठीक है ना, एक बोलेगा कि यहाँ जाना है तो एक बोलेगा वहाँ जाना है, ठीक है। ये वो दो लोग थे। एडम स्मिथ और केन्स के नज़रियात बिल्कुल एक दूसरे से आपके लोग कॉन्ट्राडिक्टरी थे, ठीक है। तो जब केन्स जॉन मेनार्ड केन्स ने अपनी एक बुक लिखी थी 1936 में, तो उन्होंने कहा था कि इससे पहले के जितने भी इकोनॉमिस्ट रहे वो कौन थे, क्लासिकल, यानी क्लासिकल से आप समझ लें ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थी। उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक नया नज़रिया दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो क्लासिकल स्कूल था, ये क्लासिकल नाम किसने दिया था, केन्स ने। केन्स ने दिया था, एडम स्मिथ नहीं बोला था मैंने कि मैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ, नहीं, उनको तो अपने थॉट्स, उन्होंने कोई उसका नाम थोड़ी दिया था। ये बात क्या आने वाले कि इकोनॉमिस्ट ने बोला कि मुझसे पहले के जितने भी इकोनॉमिक्स थे वो सारे किससे बिलोंग करते थे, क्लासिकल स्कूल से बिलोंग करते थे। अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स आ गई है। तो 1776 से 1936 के दरमियान जितने भी आपको इकोनॉमिस्ट दिखेंगे ना, जाहिर है ये काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड है, इसके दौरान भी कुछ ऐसे लोग आए होंगे जिनका एडम स्मिथ से बिल्कुल एग्जैक्ट उनके नज़रियात मैच नहीं करते होंगे, लेकिन हमने उनको कहा ज़रूर क्लासिकल। हाँ, किसी को हमने प्योर क्लासिकल बोला जो एडम स्मिथ के फॉलोअर्स थे, किसी को हमने बोल दिया नियो क्लासिकल, किसी को हमने बोल दिया न्यू क्लासिकल, समझ रहे हो। लेकिन कहा सबको हमने क्या, क्लासिकल, यानी उनके थॉट्स मिलते जुलते थे लेकिन थोड़ा बहुत जो कॉन्ट्रडिक्शन था उसकी बेस पर भी हमने उसकी क्लासिफिकेशन बना दी। ये सब चीज़ें में आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये सिर्फ आपको पता नहीं, मेरी शायद आदत है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ कि भाई एक टर्म लिखी हुई है थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूँ, लेकिन आपको ये कोई याद रखने वाली बात नहीं है कि भाई क्लास कितने सा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये कोई आपको याद रखने वाली बात नहीं है। बस सिर्फ इतना कि हाँ ठीक है एडम स्मिथ क्लासिकल स्कूल से बिलोंग करते थे, ठीक है ना, बस इतना काफ़ी है। तो स्कूल ऑफ थॉट का मतलब समझ में आ गया, ये कोई स्कूल नहीं है, ये नज़रियात सबके डिफरेंट, तो उसकी बेस पर हमने स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ पे बना दिए। अच्छा, एडम स्मिथ ने जो एक बड़ी मासूमाना डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, और शायद डेफिनेशन पूरे तो हम कंप्लीट इन डेप्थ आज की क्लास में ना डिस्कस कर पाएँ क्योंकि 5 मिनट्स रिमेनिंग है हमारी क्लास एंड होने में, थोड़ा बहुत इसको टच करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है, जिससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ आया, इन्होंने ये क्या बात करी है भाई, इसका क्या सेंस है। इकोनॉमिक्स वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ है, या इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है जी। हाँ भाई, हन्नान मेमन और आपका क्या नाम था, मानूर के साथ जो बैठी हैं, आयशा। आयशा, वेल्थ से यहाँ पे क्या मतलब है? अब कॉमर्स वाले बोलेंगे गलती हो गई जो हमने बोल दिया कॉमर्स है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला कि वेल्थ से क्या मतलब है, डॉलर, मतलब इनका जो जनरल मतलब क्या था कि मनी, इन्होंने वेल्थ को मनी से एसोसिएट करा ना। लेकिन देखिए अब आप वेल्थ का मतलब समझिएगा, यहाँ पे वेल्थ का मतलब पैसा नहीं है। मैं आपको एक जनरल आपको एग्जांपल, आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना है किसी ने? बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं, बार्टर ट्रेड। भाई ये एडमिन की तरफ से बार बार जो मैसेज आ रहे हैं आप लोगों को रिसीव हो रहा होगा, आप लोग जो है वो इस नंबर पे हाई का एक मैसेज कर दीजिएगा ताकि आप लोगों की अटेंडेंस लग जाए क्लास की, ठीक है ना, ऑल फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो बार्टर सिस्टम का क्या मतलब है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था जिसमें जो ट्रेड हुआ करती थी वो गुड टू गुड ट्रेड हुआ करती थी, यानी जिसमें मनी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, जब पैसे की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। अब ये तो आपको क्या लगता है ये जो डॉलर रुपी, ये जो पेपर करेंसी, क्या हमेशा से ये पेपर करेंसी थी? नहीं, ठीक है ना।
तो पहले ज़माने में जो ट्रेड हुआ करती थी वो गुड टू गुड हुआ करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फार्मर हूँ, फार्मिंग बहुत अच्छी करती हूँ, ठीक है ना, और ये फ़िशिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो अब हमें एक दूसरे की ज़रूरत है ना, मुझे जो है ना वो फ़िश चाहिए, आप इनको जो है वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह चाहिए, तो ये मुझे जो है ना ये मुझसे ट्रेड करेंगे, ठीक है ना, कि भाई हम आपस में चीज़ों की जो है ना वो अदला बदली करेंगे। तो यहाँ पे तो वेल्थ क्या हुआ, यहाँ पे तो कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना, एक्सचेंज क्या हो रहा है, गुड टू गुड एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो वेल्थ का मतलब है, वेल्थ हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि कोई वैल्यू रखती है, जो कि हमारी किसी ख्वाहिश को, हमारी किसी ज़रूरत को क्या कर रही होती है, पूरी कर रही होती है। आप ये कह लें कि इसको आप कैसे कह सकते हैं, एनी गुड और सर्विस, सर्विस भी आ जाएगी ना, सर्विस भी तो ज़ाहिर है, एजुकेशन भी एक सर्विस के अंदर है, ये भी तो वैल्यू आपकी रख रही है ना, आपको कोई वैल्यू एडिशन दे रही है, ठीक है ना। एनी गुड और सर्विस, कोई भी गुड या सर्विस जो आपकी क्या रख रही है, जो विच पोजेस एनी वैल्यू, जो कि आपकी ह्यूमन वांट्स और नीड को सेटिस्फाई कर रही है, वो आपकी वेल्थ में आ रही है। तो वेल्थ के अंदर हमारा मतलब क्या है, गुड और सर्विस, मनी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक है, अभी भी हमें नहीं समझ में आया कि एडम स्मिथ क्या बोलना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो क्या मतलब हुआ साइंस ऑफ गुड और सर्विस, क्या कहना चाह रहे हैं। तो एडम स्मिथ ने अपने इस पॉइंट को इलेबोरेट करा, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ही इलेबोरेटेड हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज। कह रहे हैं कि भाई अगर किसी भी इकोनॉमी को वेल्थियर बनना है, ये तो शुरू से आज तक की बात है ना, कि हर कोई क्या बनना चाहता है, सुपर पावर, रूल करना है बाकी पूरी दुनिया पे, ठीक है ना। ये वाली तो जो है, ये तो हमेशा से हर किसी का, ठीक है ना। तो पहले भी यही था। तो जो पहले ज़माने के इकोनॉमिस्ट थे वो बाकायदा लेटर्स लिखा करते थे कंट्रीज़ को, कि भाई अगर आप वेल्थियर बनना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके वेल्दी बन सकते हैं, रूल कर सकते हैं। तो एडम स्मिथ ने कुछ पॉइंट्स बताए थे। उन्होंने सबसे पहले तो बात करी कि इकोनॉमिक जो है ना, इसकी जो जड़ है ये वेल्थ है। अगर आप इस पर फोकस करेंगे ना कि हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू यूज़, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड एक्सचेंज वेल्थ, तो आपकी कंट्री जो है वो तरक्की करेगी, डेवलप होगी। अच्छा, अब ये प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये 4 मेन पिलर्स हैं इकोनॉमिक्स के। अभी मैं आप, क्योंकि टाइम हो गया है, मैं बस एक शॉर्टली इसको बस एंड करूँगी। कल की क्लास में इंशाल्लाह, होपफुली अगर कल हमारी क्लास होती है तो हम इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है ना, तो उसके नतीजे में होता क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है, इनकम आती है तो क्या होता है, कंजम्पशन होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ जो है ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई अब ये इंस्टीट्यूट बना, तो जब ये इंस्टीट्यूट बना तो इस इंस्टीट्यूट के साथ कितने लोगों की इनकम जुड़ी हुई है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, इनकम जनरेट हुई, कंजम्पशन बढ़ी। अगर आप किसी एक फैक्ट्री को बंद कर देते हैं तो उससे क्या होता है, लोग अनएम्प्लॉय हो जाता है, लोगों की इनकम कम हो जाती है, लोगों की कंजम्पशन कम हो जाती है। तो यानी प्रोडक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, कि प्रोडक्शन होगी तो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, चीज़ों की एक्सचेंज होगी, कंजम्पशन होगी, और प्रोडक्शन नहीं होगी तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, दे आर इंटरलिंक्ड। तो बेसिकली एडम स्मिथ ने इसी बात पे फोकस किया था कि भाई अगर आपको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इन 4 पिलर्स पे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये 4 थिंग, जहाँ आप कहते हैं कि जिस इकोनॉमी की कंजम्पशन लेवल बहुत हाई है तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, बहुत अच्छा होगा लोगों का, ठीक है ना, वो कंट्री बहुत ग्रोइंग कंट्री होगा, ठीक है ना। तो ये 4 मेन पिलर्स हैं इकोनॉमिक्स के, जिसको इंशाल्लाह हम, अभी मैंने आपको नोट नहीं करवाया तो आप परेशान मत हो कि मैंने अभी सिर्फ आपको वर्बली बस कुछ पॉइंट्स बताए हैं। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारी क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको एडम स्मिथ की डेफिनेशन एक अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी आपको इतना ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर हो सकता है ना हो पाए हो, ठीक है ना। चलें, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट के हवाले से, किसी भी हवाले से कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।
अभी पूछ लो, ग्रुप में पूछ लो, बाद में पूछ लो, जब भी आपके लिए कोई भी जहन में किसी तरह का भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत कुछ सब्जेक्ट के हवाले से नो हाउ हुई, ठीक है, वो बताइएगा ज़रूर। और अगर किसी की कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। अदरवाइज़ फिर हम आज क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलेंगे। अच्छा, अभी तो हमारी ठीक है क्योंकि डेमो क्लासेस हैं, तो जो हमारा जनरल ग्रुप है उसी में मैं जो भी मटेरियल वगैरह है वो आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। जो भी स्टडी टेक्स्ट है आपका और स्लाइड्स वगैरह, MCQs वगैरह वहीं पे शेयर कर देंगे। फिर इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा आपका 1 वीक गुजर जाता है डेमो क्लासेस के बाद। जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इकनॉमिक्स एक सेपरेट PRC3 का बोला जाए तो अब ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब 2 सब्जेक्ट्स मर्ज हो गए हैं। तो PRC3 का हम एक सेपरेट ग्रुप बना लेंगे, तो फिर जितना भी मटेरियल वगैरह फिर हम उसमें वहीं पे शेयर किया करेंगे, ताकि एक सेपरेट वो बन जाए। एक जगह पे सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ें बड़ी मिक्स हो जाती हैं, अक्सर आपके मैसेजेस भी जो हैं वो बीच में मिस हो जाते हैं। ठीक है जी भाई, जो ऑनलाइन ले रहे होते हैं ना उनकी मुझे शक्लें नहीं नज़र आ रही होती, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिप्लाई कर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग साथ हैं। नहीं, ट्रेड सर्विस तो एक बड़ी डिफरेंट सी बात हो गई। वेल्थ जो है वो आप गुड और सर्विस को नाम दे रहे हैं, ट्रेड सर्विस नहीं, गुड और सर्विस को नाम दे रहे हैं आप, ठीक है। कोई भी चीज़ चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, जो कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू रखती है जिसके थ्रू आपकी कोई वांट या नीड सेटिस्फाई हो जाए। असल में ये जो डेफिनेशंस वगैरह ना, अभी मैंने आपको कुछ लिखवाया नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें आपको वेल्थ की भी प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा दूंगी। आपको जो 4 मेन पिलर्स हैं उसको भी मज़ीद अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट हमने टच किया है, ठीक है ना। हाँ, मैंने आपको जो ख़ुद से इकनॉमिक्स का जो एक आपको पूरा मतलब बताया वो आप अपने जहन में रखिएगा, ठीक है जी। ये न्यू स्कीम जनवरी बैच जो है वो फुली आपकी न्यू स्कीम ही है, ठीक है। तो हमारी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंगली होगी, ठीक है भाई। चलें, अल्लाह हाफिज़।